Right. Good evening. Very good evening. रॉयल्टी अकाउंटिंग अभी हमारा टॉपिक है बेटा। रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होता है? व्हाट इज यस रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होता है? रॉयल्टी का मीनिंग होता है कि अमाउंट पेड और रिसीव्ड। अमाउंट पेड और रिसीव्ड अगेंस्ट यूज ऑफ intangible asset against use of intangible asset। ठीक है सर। तो अमाउंट यूज फॉर इंटेंजिबल असेट, एक पर्सन रॉयल्टी पे करता है, दूसरा पर्सन रॉयल्टी रिसीव करता है। ठीक है, तो बोले अमाउंट पेड टू द ऑनर ऑफ असेट received from the person who uses the asset। तो सिंपली रॉयल्टी का मीनिंग क्या है बेटा? अमाउंट पेड और रिसीव्ड अगेंस्ट यूज ऑफ इंटेंजिबल असेट। अब मैंने क्या कहा? टू द ऑनर ऑफ असेट। किसको पे किया जाएगा? असेट के ऑनर को पे किया जाएगा। रिसीव्ड किससे रिसीव होगा? फ्रॉम द पर्सन हु यूजेस द असेट, जो उस असेट को यूज करता है। ठीक है सर। अब फॉर एग्जाम्पल कौन से केसेस में रॉयल्टी आएगी? जैसे एक बुक राइटर है, अब उसने अपनी बुक पे क्या ले रखा है? कॉपीराइट ले रखा है। हमने कहा कि साहब यूज द, अब हमने क्या कहा कि एक कॉपीराइट ले रखा है किसी ने। मैंने एक बुक लिखी साहब, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मेरा कॉपीराइट है। अब मेरी परमिशन के बिना कोई दूसरा उस बुक की कॉपी नहीं कर सकता, पब्लिश नहीं कर सकता। एक पब्लिशर उस बुक को क्या करना चाहता है? पब्लिश करना चाहता है। तो उसे मुझसे क्या लेनी पड़ेगी? उसे मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी, और वो परमिशन के बदले में मुझे क्या देगा? जो पेमेंट देगा वो पेमेंट कहलाता है रॉयल्टी। अब आगे कहते हैं बेस्ड ऑन, किस पे बेस होती है? बेस्ड ऑन क्वांटम पे बेस होती है। बेटा रॉयल्टी किस पे बेस होती है? रॉयल्टी क्वांटम पे बेस होती है। क्वांटम मतलब क्वांटिटी पे बेस होती है। चलिए साहब, रॉयल्टी क्वांटिटी पे बेस होती है, हमने ये भी समझ लिया। आगे की बात करते हैं। रॉयल्टी इज बेस्ड ऑन क्वांटम। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो टर्म्स हमें रॉयल्टी समझते वक्त समझनी पड़ेगी। जब भी हम रॉयल्टी का कॉन्सेप्ट समझेंगे तो हमें कुछ टर्म्स समझनी पड़ेगी।
सबसे पहले हम ये कहते हैं कि साहब ये इनटेंजिबल असेट का मतलब क्या है, कौन कौन सी असेट के लिए रॉयल्टी होती है। तो यहां पे इनटेंजिबल असेट का मतलब है जिनमें राइट टू यूज होता है, दैट इज पेटेंट, पेटेंट के बाद ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंस। जनरली चार चीजें, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंस। मैंने पेटेंट, पेटेंट किसके लिए होता है बेटा, किसी प्रोसेस के लिए होता है। ट्रेडमार्क, अपना नेम, लोगो, वीएस क्लासेस हर कोई यूज नहीं कर सकता। कॉपीराइट, मेरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो बुक मैंने लिखी है। एंड दैट इज लाइसेंस, किसी माइंस का लाइसेंस है, किसी पर्टिकुलर एरिया में काम करने का लाइसेंस है। डेट आर इंटेंजिबल असेट, ये अपने आप में राइट्स है। ये किसी पर्सन को उस काम को करने का राइट देते हैं। अगर कोई दूसरा पर्सन उस प्रोसेस को काम में लेना चाहता है तो उसे इस राइट होल्डर की परमिशन लेनी पड़ेगी और उस परमिशन के लिए वो उसे पेमेंट करेगा। गुड इवनिंग निशान। अब जो परमिशन देगा वो परमिशन किसके बेसिस पे होगी बेटा, वो परमिशन हमेशा होगी क्वांटम, क्वांटिटी, क्वांटम का मतलब क्वांटिटी के बेसिस पे। सर क्वांटिटी, मैंने कहा हां सर, क्वांटिटी तो दो तरह की हो सकती है, एक तो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड और एक क्वांटिटी सोल्ड। मैंने कहा हां बेटा, रॉयल्टी प्रोडक्शन पे बेस भी हो सकती है और रॉयल्टी सेल पे बेस भी हो सकती है। जैसे मैंने एक बुक लिखी, अब एक पब्लिशर टैक्समैन मान लो उसे पब्लिश करना चाहता है, तो वो जो मुझे रॉयल्टी देगा वो दो तरीके से दे सकता है। या तो क्वांटिटी प्रोड्यूस, वो जितनी बुक प्रिंट करेगा उस पे दे देगा, या फिर उसकी जितनी बुक सेल हो जाएगी उस पे दे देगा, लेकिन पर बुक के हिसाब से देगा। मतलब रॉयल्टी किस पे बेस होगी, क्वांटम पे बेस होगी। ठीक है साहब। सर ये प्रोड्यूस है या सोल्ड है कैसे पता चलेगा, ये हमारे एग्रीमेंट में लिखा हुआ होगा कि वो रॉयल्टी प्रोड्यूस है या वो रॉयल्टी सोल्ड है। तो ये होता है बेटा रॉयल्टी का कॉन्सेप्ट। अब एक पर्सन, फर्स्ट पर्सन, रॉयल्टी एग्रीमेंट में कौन कौन से पर्सन हो गए, पर्सन नंबर 1 लैंडलॉर्ड, दैट इज ऑनर ऑफ राइट या असेट। सेकंड लेसी, who uses the right, जो राइट को यूज कर रहा है। क्लियर, इतनी बातें सभी को क्लियर है तो आगे चलते हैं बेटा। इतनी बातें सभी को क्लियर है अच्छे से, तो हम बाय टर्म चलते हैं। ठीक है, सृष्टि यस सर, ओके शक्ति यस सर। चलिए बेटा, अब हमने कहा सबसे पहले हमने देखा व्हाट इज रॉयल्टी, रॉयल्टी क्या है। इसकी आपको नोट्स में सारी शीट मिल जाएगी, जब आप नोट्स ओपन करेंगे तो इन सबकी डेफिनेशंस लिखी हुई है। रॉयल्टी के बाद में हमने कहा लैंडलॉर्ड, थर्ड हमने कहा लेसी। यहां तक की बात हमने समझ ली। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, हमने एक वर्ड बोला
कि रॉयल्टी किस पे बेस होगी, आउटपुट, दैट इज क्वांटम पे बेस होगी। अब टर्म नंबर 5, एक्चुअल रॉयल्टी। बेटा एक्चुअल रॉयल्टी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअल रॉयल्टी, दैट इज एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय रॉयल्टी पर यूनिट, एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय रॉयल्टी पर यूनिट, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल रॉयल्टी। अब एक बताओ बेटा, मान लो टैक्समैन मेरी बुक पब्लिश कर रहा है और टैक्समैन ये कहता है कि हम आपको 50 रुपीज पर बुक सोल्ड पे रॉयल्टी देंगे, 50 रुपीज पर बुक सोल्ड। टैक्समैन मुझे कहता है बेटा कि एक बुक पे हम आपको 50 रुपीज की रॉयल्टी देंगे। चलिए हमारा एग्रीमेंट हो गया। पूरे साल में टैक्समैन 100 बुक्स, पूरे साल में टैक्समैन 100 बुक्स सेल करता है, तो 50 के हिसाब से एक्चुअल रॉयल्टी कितनी, अगर पूरे साल में टैक्समैन 100 बुक, पूरे साल में टैक्समैन 100 बुक्स सेल करता है, तो 50 रुपीज के हिसाब से रॉयल्टी कितनी बनेगी, एक्चुअल रॉयल्टी बनेगी 5000। क्या बेटा 5000 में मेरा काम चल जाएगा? मेरे पास एक स्पेसिफिक राइट था, मैंने वो राइट टैक्समैन को दे दिया। क्या 5000 रुपए की रिटर्न में मेरा पूरे साल का इनकम हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। टैक्समैन को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने तो बहुत सारी बुक है, 100 तो पता नहीं कितने सारे तरीके की बुक बेची होगी, लेकिन मेरे लिए तो प्रॉब्लम है। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट लाया जाता है, पॉइंट नंबर 6, जिसे क्या बोलते हैं, मिनिमम रेंट, या फिर बोले तो डेड रेंट। मैंने टैक्समैन को एक बात कही कि मुझे मिनिमम 50,000 रुपीज तो मिलने ही मिलने चाहिए, और एक्चुअल रॉयल्टी विच एवर इज हाई। ये 50,000 मेरे मन से लिखा है, मैंने एग्रीमेंट में लिखा जाता है जो भी अमाउंट डिसाइड है। तो हमने क्या कहा कि मुझे 50,000 पूरे साल का या मिनिमम रॉयल्टी विच एवर इज हायर, वो वाला अमाउंट देना पड़ेगा, वरना तो टैक्समैन क्यों मेहनत करेगा। टैक्समैन कहता है ठीक है, इसका मतलब टैक्समैन ने टारगेट बनाया होगा कि उसे 1000 बुक कम से कम बेचनी है, क्योंकि 50,000 रुपए कब होंगे, 50,000 रुपए होंगे जब 1000 बुक मिले, तो 50 रुपीज के हिसाब से 50,000 होंगे। अब मान लो बेटा एक्चुअल में बुक सेल होती है 800, तो 50 के हिसाब से रॉयल्टी कितनी बनती है, एक्चुअल रॉयल्टी। मान लीजिए बेटा, मान लीजिए बुक सेल होती है 800, तो 50 के हिसाब से एक्चुअल रॉयल्टी कितनी बनती है, एक्चुअल रॉयल्टी बनती है 40,000, और जो मिनिमम रेंट है वो था 50,000। तो टैक्समैन मुझे 40,000 देगा या 50,000 देगा? चलिए जल्दी से बताइए बेटा, टैक्समैन मुझे 40,000 रुपीज पे करेगा या 50,000 रुपीज पे करेगा?
50,000, 50,000। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है 10,000 का, जो उसने मुझे एक्स्ट्रा पे किया है, एक्स्ट्रा पे किया है, ये क्या कहलाता है? एक्स्ट्रा पे किया। ये उसे क्यों एक्स्ट्रा देना पड़ा मुझे बेटा? ये उसे एक्स्ट्रा क्यों देना पड़ा? ड्यू टू शॉर्ट वर्किंग। किस वजह से एक्स्ट्रा देना पड़ा? अगर टैक्समैन पूरी 1,000 बुक बेच देता तो एक्चुअल रॉयल्टी कितनी बनती? वो 50,000, और उसे देना भी कितना पड़ता? 50,000। लेकिन उसने बुक कितनी बेची? 800, इसलिए कितनी रॉयल्टी बनती थी? 40,000, और पे कितनी करनी पड़ी? 10,000, 40,000, 50,000। तो जो ये 10,000 का अमाउंट है, ये क्या कहलाता है? ये अमाउंट कहलाता है शॉर्ट वर्किंग। ये अमाउंट कहलाता है शॉर्ट वर्किंग। ठीक है सर। अब बात आती है कि सर हमें टर्म्स शॉर्ट वर्किंग कब आई? मैंने कहा जब भी एक्चुअल रॉयल्टी कम होती, सॉरी, एक्चुअल रॉयल्टी कम होती है मिनिमम रेंट से, तो एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट का जो गैप होता है, वो गैप क्या कहलाता है? शॉर्ट वर्किंग कहलाता है। अब मेरा काम ठीक हो गया साहब, मैं तो सेफ हो गया। तो मिनिमम रेंट, जो मिनिमम अमाउंट पेएबल था, एक्चुअल रॉयल्टी हमने बात कर ली। आइटम नंबर 7, शॉर्ट वर्किंग। It is the excess of actual royalty. It is excess of actual royalty or minimum rent. ये क्या है? ये एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से जितनी, sorry, it is excess of, it is excess of minimum rent over actual रॉयल्टी। तो ये क्या होता है? मिनिमम रेंट एक्चुअल रॉयल्टी से जितना भी ज्यादा है। फॉर्मूला क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रॉयल्टी। लेकिन ये तो टैक्समैन कहता है साहब मेरे साथ अन्याय हो गया। क्यों अन्याय हो गया? वो कहता है कि जब रॉयल्टी 30,000 बनती है तो 50,000 देनी पड़ती है, 40,000 बनती है तो भी 50,000 देनी पड़ती है, 50,000 बनती है तो भी 50,000 देनी पड़ती है, और जब 60,000 बनेगी तो 60,000 देनी पड़ेगी। साहब मेरा भी कोई सॉल्यूशन करो। तो हमने कहा हमारे पास आपके लिए भी एक सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है हमारे लिए? उसके पास सॉल्यूशन है, दैट इज रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग कैसे? बोले अगले साल अगर आपके पास कोई एक्सेस वर्किंग आ गई। सर ये एक्सेस वर्किंग भी बताना। मैंने कहा मिनिमम रेंट था 50,000 1,000 बुक बेचने पे। अगर आपने 1200 बुक बेच दी तो एक्चुअल रॉयल्टी कितनी बनेगी? 60,000। तो हम कहते हैं इट इज एक्सेस ऑफ एक्चुअल रॉयल्टी
और मिनिमम रेंट। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्चुअल रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। चलिए साहब, तो ये कहता है कि शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकूप्ड short working can be recouped by excess working arises in फ्यूचर। अगर फ्यूचर में कोई एक्सेस वर्किंग आती है तो उसको रिकूप किया जा सकता है पीछे के सालों में आई हुई शॉर्ट वर्किंग से। अगर एक्सेस वर्किंग आती है तो उसे रिकूप किया जा सकता है पीछे के सालों में आई हुई शॉर्ट वर्किंग से। ठीक है साहब, जैसे पहले साल मान लो मैंने बुक बेची 600, तो रॉयल्टी बनती थी 30,000। 600 बुक्स 50 के हिसाब से रॉयल्टी बनती थी 30,000, जबकि मिनिमम रेंट था 50,000, तो 20,000 की क्या आ गई? शॉर्ट वर्किंग। अब इस शॉर्ट वर्किंग को हमने लैंडलॉर्ड को एक ऑप्शन दिया, कि इस 20,000 की शॉर्ट वर्किंग को वो फ्यूचर में आने वाली एक्सेस वर्किंग से एडजस्ट कर सकता है। अब अगले साल पता चला कि जो एक्चुअल रॉयल्टी थी वो 1200 बुक की 50 रुपीज के हिसाब से 60,000 थी, तो बेटा 50 तो एनी हाउ देने ही पड़ेंगे। तो जो 10,000 की एक्सेस वर्किंग है वो एडजस्ट हो जाएगी किसके साथ? शॉर्ट वर्किंग के साथ। मतलब हमें पेमेंट कितना करना पड़ेगा? 50,000 का। वो 10,000 रुपए पीछे वाले एडजस्ट किए जा सकते हैं। सर एडजस्टमेंट कैसे? मैंने कहा अब वो टाइम लिमिट कब तक एडजस्ट किए जा सकेंगे, तो बोले उसके लिए दो तरीके होते हैं। दो तरीके कौन कौन से? तरीका नंबर 1, पहला तो फिक्स्ड राइट और सेकंड इज फ्लक्चुएटिंग राइट। पहला राइट तो होता है फिक्स राइट और दूसरा राइट है फ्लक्चुएटिंग राइट। फिक्स राइट क्या कहता है? ये वर्ड आपको कहेगा हमेशा इस तरह से कहेगा कुछ, फर्स्ट 4 इयर्स, मतलब पहले साल में शॉर्ट वर्किंग आई है, अगर शॉर्ट वर्किंग पहले साल में आई है तो आप उसे दूसरे, तीसरे और चौथे साल में एडजस्ट कर सकते हैं। शॉर्ट वर्किंग दूसरे साल में आई है तो तीसरे और चौथे साल में एडजस्ट कर सकते हैं। शॉर्ट वर्किंग तीसरे साल में आई है तो आप उसे चौथे साल में एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट वर्किंग चौथे साल में आई है तो आप उसे आगे एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। पांचवें साल में आई है तो आप उसे एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब रिकूपमेंट का टाइम फिक्स है, 4th ईयर तक, उसके बाद में कभी भी नहीं कर सकते। लेकिन फ्लक्चुएटिंग राइट में क्या लिखा हुआ होता है? फ्लक्चुएटिंग राइट में लिखा हुआ होता है नेक्स्ट 4 इयर्स। ये 4 ईयर जो 4 है वो मैंने मेरे मन से लिखा है, हर एग्रीमेंट में अलग अलग लिखा हुआ होता है। अब इसने कहा नेक्स्ट 4 ईयर, तो जो शॉर्ट वर्किंग फर्स्ट ईयर में आई थी उसे सेकंड, थर्ड, 4 और 5
4 सालों में रिकूप किया जा सकता है। जो शॉर्ट वर्किंग सेकेंड ईयर में आई है उसे 3, 4, 5, 6, जो थर्ड ईयर में आई है 4, 5, 6 और 7, जो फोर्थ ईयर में आई है 5, 6, 7, 8, मतलब अगले 4 सालों तक वो राइट हमेशा 4 साल आगे चलते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे, डेट आर फ्लक्चुएटिंग राइट, और यहां आपको फिक्स्ड राइट। ये बात हमें हमेशा क्वेश्चन के साथ में समझ में आएगी। तो देखो, आउटपुट हो गया, एक्चुअल रॉयल्टी हो गया, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, एक्सेस वर्किंग, रिकूपमेंट, and the last one is royalty payable, जो नेट अमाउंट हमें पे करना है। अभी अभी मैंने आपको समझाया था कि एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट विच एवर इज हायर, दोनों में से जो भी ज्यादा हो। लेकिन अगर एक्चुअल रॉयल्टी ज्यादा है देन आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग रिकूप, इफ एनी, अगर एक्चुअल रॉयल्टी ज्यादा हो, एक्चुअल रॉयल्टी ज्यादा हो मतलब एक्सेस वर्किंग हो, एक्सेस वर्किंग होगी तो साहब रॉयल्टी पे कितनी करोगे, एक्सेस वर्किंग में से शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट करने के बाद। सर ये सारी बातें आएंगी कैसे? मैंने कहा इन सारी बातों के लिए बेटा एक स्टेटमेंट ऑफ रॉयल्टी बनाना पड़ता है। सर अकाउंटिंग, मैंने कहा अकाउंटिंग बहुत इजी है बेटा, सारी मेहनत किस चीज की है, सारी मेहनत है स्टेटमेंट ऑफ रॉयल्टी बनाने की। अगर एक बार आपका स्टेटमेंट ऑफ रॉयल्टी पूरा बन गया तो फिर आपको कभी किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको स्टेटमेंट ऑफ रॉयल्टी बनाना आना चाहिए। क्लियर है सभी को? एक क्वेश्चन के साथ समझे। स्टेटमेंट ऑफ रॉयल्टी का फॉर्मेट एक क्वेश्चन के साथ समझते हैं। हर क्वेश्चन में वही फॉर्मेट रहता है। बेटा अपना मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 1 निकालिए। आपका मॉड्यूल सीएमए इंस्टीट्यूट वाले मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, सीएमए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 1। इतनी देर में एक स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना रहा हूं, वही फॉर्मेट आपको हर क्वेश्चन में फॉलो करना है। जितनी बातों के बारे में हमने अभी डिस्कशन किया है वो सारी चीजें उस स्टेटमेंट में आपके काम आएगी। ठीक है, स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले आप मेरे साथ फॉर्मेट देख लेंगे, फिर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और उस फॉर्मेट को फिलअप भी करेंगे पूरा। ठीक है, पहले केवल आपको देखना है, कुछ भी लिखना नहीं है। लिखेंगे तो हो सकता है आप गलती कर दें। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 1, पहला कॉलम, फर्स्ट कॉलम इज ईयर। कौन से ईयर की बात कर रहे हैं? सेकेंड कॉलम इज आउटपुट। आउटपुट मतलब यूनिट्स। अब जो आपके एग्रीमेंट में, अगर एग्रीमेंट में सेल लिखा हुआ है तो सेल वाली यूनिट, अगर एग्रीमेंट में प्रोडक्शन लिखा हुआ है तो प्रोडक्शन वाली यूनिट। आउटपुट में यूनिट्स। आउटपुट के बाद आता है बेटा एक्चुअल रॉयल्टी। एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट कितना?
एक्चुअल रॉयल्टी के बाद मिनिमम रेंट। एक्सेस वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग के बाद रॉयल्टी पेबल। शॉर्ट वर्किंग में चार चीजें, शॉर्ट वर्किंग occurred, recoup, lapse और कैरी फॉरवर्ड। ये लीजिए सर, इसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ रॉयल्टी पेबल। रिसीवेबल भी लिख सकते हैं, देने वाले के लिए बना रहे हैं तो पेबल, लेने वाले के लिए बना रहे हैं तो रिसीवेबल। एक ही बात होती है, सेम ही स्टेटमेंट बनता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट कैसे बनेगा। ठीक है, मेरे साथ ध्यान से, सभी के पास क्वेश्चन है बेटा। पेज नंबर 410, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल रॉयल्टी के चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1, रॉयल्टी के चैप्टर का आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन है सभी के पास बेटा? सृष्टि, शक्ति? यस सर। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है द बिहार कोयल कंपनी लिमिटेड होल्ड ए लीज ऑफ कोयल माइंस फॉर ए पीरियड ऑफ 12 years। बिहार कोयल कंपनी के पास लीज है कोयल माइंस की, उन्होंने लीज पे लिया है माइंस को, कितने सालों के लिए? 12 years के लिए। कमेंसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2006। कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 अप्रैल 2006 से। अकॉर्डिंग टू द लीज द कंपनी इज टू पे ₹7.50 एज रॉयल्टी पर टन। ठीक है, विद ए मिनिमम रेंट ऑफ 1,50,000 पर ईयर। रॉयल्टी पर टन कितनी है बेटा? एक काम करें, जो भी पर टन रॉयल्टी या पर यूनिट रॉयल्टी दी हुई है उसको यहां लिख दें, एक्चुअल रॉयल्टी 7.50। जब भी आप क्वेश्चन करने लगेंगे ये आपको काम आएगा। तो एक्चुअल रॉयल्टी वाले कॉलम में ऊपर ही ऊपर लिख दे जो भी रेट हो। रेट है 7.5, मिनिमम रेंट कितना है? 1,50,000। किसी भी क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होगी जिस लाइन में शॉर्ट वर्किंग के बारे में बोला हुआ होगा। किसी भी क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होगी जिस लाइन में शॉर्ट वर्किंग के बारे में बताया गया होगा। शॉर्ट वर्किंग कैन हाउएवर बी रिकवर्ड आउट ऑफ द रॉयल्टी इन एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ऑफ नेक्स्ट, वर्ड पे जाए, नेक्स्ट 2 year। नेक्स्ट 2 year का मतलब फिक्स्ड राइट है या फ्लक्चुएटिंग राइट है?
नेक्स्ट 2 ईयर का मतलब फिक्स राइट है या फ्लक्चुएटिंग राइट है? तो बेटा नेक्स्ट वर्ड जहां भी आ जाए मतलब वो हमेशा चलता रहेगा, फ्लक्चुएटिंग राइट है। ठीक है, आगे बोलता है फॉर द ईयर ऑफ स्ट्राइक मिनिमम रेंट इज टू बी रिड्यूस टू 60%। अगर किसी साल स्ट्राइक हो जाए तो उस साल का मिनिमम रेंट 60% कर दिया जाएगा, रिड्यूस्ड टू 60%, मतलब 40% कम कर दिया जाएगा। द आउटपुट इन टन फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर्स, अगले 6 साल के लिए। अब बेटा जो आपका आगे का पेपर पैटर्न आने वाला है उसमें तो ये टेबल और भी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि अब आपसे इसका अकाउंट तो बनवाया नहीं जाएगा, आपसे रॉयल्टी पेएबल का अमाउंट पूछा जाएगा, रिकूपमेंट पूछ लेगा, अकर्ड पूछ लेगा, मिनिमम, एक्सेस, शॉर्ट वर्किंग, ऐसा ही कोई अकाउंट पूछ सकता है, क्योंकि सारे अकाउंट्स हम वैल्यू के बेसिस पे निकालते हैं और सारी वैल्यू हमें यहां से मिल जाती है। तो आपके लिए ये टेबल मस्ट इंपॉर्टेंट पहले भी थी और अब तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। चलिए, कौन से 6 सालों की डिटेल दे रखी है। ईयर नंबर 1 2006-7, 2007-8, 8-9, 9-10, 10-11 और 11-12, 6 साल। अब इन 6 सालों का आउटपुट भी बता रखा है। 6-7 10,000 यूनिट्स, 7-8 12,000 यूनिट्स, बड़ा इजी स्टेटमेंट है। 8-9 25,000 यूनिट्स, 9-10 20,000 यूनिट्स, 10-11 50,000 यूनिट्स और 11-12 15,000 यूनिट्स। और इस साल बेटा जो ये लास्ट वाला साल है, इस साल स्ट्राइक भी थी, इस साल स्ट्राइक भी थी। अब बात आती है एक्चुअल रॉयल्टी। मैंने आपको एक्चुअल रॉयल्टी का तरीका बताया था। एक्चुअल रॉयल्टी होता है रेट मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट। 10,000 यूनिट्स, एक सेकेंड बेटा, हाँ क्लास चल रही है, क्लास को ठीक है। एक्चुअल रॉयल्टी 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 7.5 75,000, 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 7.5 90,000, 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 7.5 187,500, 20,000 multiplied by 7.5 1,50,000, 50,000 multiplied by 7.5 3,75,000 और 15,000 multiplied by 7.5 that is 112,500, 112,500। मतलब जितना आउटपुट ये एक्चुअल रॉयल्टी बनती है। अब क्वेश्चन ने हमें बता रखा है कि हमारा मिनिमम रेंट कितना है, 1,50,000, 1,50,000। लेकिन उसने कहा था बेटा जिस साल भी स्ट्राइक हो जाए, क्वेश्चन में बता रखा है स्ट्राइक वाले ईयर में मिनिमम रेंट हो जाएगा 60%। तो
ये अमाउंट हो जाएगा 90,000। कैसे आया 90,000? 1,50,000 का 60%, 1,50,000 का 60%। चलिए बेटा, अब काम आता है शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग एक्सेस वर्किंग आई या शॉर्ट वर्किंग? पहले साल बताइए। एक्चुअल रॉयल्टी बनती है जितना आपने काम किया है उस काम के हिसाब से एक्चुअल रॉयल्टी बनती है 75,000 और मिनिमम रेंट बनता है 1,50,000। तो एक्सेस वर्किंग आई या शॉर्ट वर्किंग आई? एक्सेस वर्किंग आई या शॉर्ट वर्किंग आई? जल्दी से बताइए। मिनिमम रेंट ज्यादा होता है तो शॉर्ट वर्किंग, आपने काम कम किया है। शॉर्ट वर्किंग कितनी आ गई? 75,000। बेटा ये पहले 4 कॉलम तो आप वर्टिकली फिल करेंगे और उसके बाद आगे का सारा काम ईयर बाय ईयर हॉरिजॉन्टली। शॉर्ट वर्किंग आ गई 75, सॉरी एक्सेस नहीं, शॉर्ट वर्किंग 75,000। ओके, फिर ये आगे कह रहा है रिकूपमेंट। बेटा जिस साल शॉर्ट वर्किंग आती है वो फ्यूचर ईयर में आने वाली एक्सेस वर्किंग से एडजस्ट की जाती है। तो रिकूपमेंट तो अभी नहीं होगा, अभी कोई रिकूपमेंट नहीं होगा। रॉयल्टी लैप्स होगी क्या? रॉयल्टी लैप्स भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जब तक आपके पास फ्यूचर में उसके एडजस्टमेंट का राइट है तब तक आप कभी लैप्स नहीं होने दोगे। तो ये 75,000 फ्यूचर के लिए क्या हो जाएंगे? कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। और आपको रॉयल्टी पे कितनी करनी पड़ेगी? रॉयल्टी पे कितनी करनी पड़ेगी? बेटा पे करनी पड़ेगी पूरा अमाउंट 1,55,000। मैंने कहा था एक्चुअल और मिनिमम में से जो भी हायर हो, हायर क्या है? मिनिमम। तो बेटा मिनिमम तो देना ही पड़ेगा। तो पेमेंट होगा 1,50,000 का। पहला साल खत्म। पहले साल के बारे में अब जो इंफॉर्मेशन चाहिए मैं दे सकता हूं। आउटपुट था 10,000, आप कहते हो एक्चुअल रॉयल्टी, मैं कहता हूं 75, आप कहते हो मिनिमम रेंट, मैं कहता हूं 1,50। शॉर्ट वर्किंग एक्सेस वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग रिकूप हुई क्या? नहीं। लैप्स हुई क्या? नहीं। कैरी फॉरवर्ड? यस सर 75। पेमेंट कितने का किया? 1,50। सारी चीजें अवेलेबल। चलिए सर 7-8 दोबारा से इस बार भी क्या आ गई? शॉर्ट वर्किंग आ गई। कितने की शॉर्ट वर्किंग आ गई? 60,000। रिकूप हुआ क्या? भैया जब तक एक्सेस वर्किंग नहीं आएगी तब तक रिकूप नहीं होगा। लैप्स हुआ क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 2 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। पहले साल आने वाली वर्किंग नेक्स्ट 2 ईयर मतलब सेकंड और थर्ड, अगर थर्ड ईयर में भी रिकूप नहीं होती है, एडजस्ट नहीं होती है, लैप्स कर देंगे। तो साहब कैरी फॉरवर्ड कितना अमाउंट हो जाएगा? 75 तो पहले से हो रहे थे, 60 और हो गए, दैट इज 1,35,000। 1,35,000। इस बार भी पेमेंट कितने का करना पड़ेगा? 1,50,000। पेमेंट कितने का हो गया? 1,50,000। तीसरे साल बेटा, तीसरे साल एक्सेस वर्किंग आ गई। कैसे आ गई? 1,87,500 और 1,50,000। अगर एक्सेस वर्किंग आ गया तो शॉर्ट वर्किंग नहीं आएगा। रिकूपमेंट होगा ना? कितना होगा? 37,500। बेटा लैप्स भी होगा क्या? बेटा कोई अमाउंट लैप्स भी होगा क्या? बिल्कुल।
एक बात देखिए, ये जो 75 थे, ये इसका पहला साल था, ये उसका दूसरा साल है। 2 सालों में रिकूप हुआ तो ठीक, वरना लैप्स। तो कितना हो गया, कितना अमाउंट हो गया लैप्स? 75,000 में से 37, तो बचा हुआ 37,500। अब एक बात बताना जरा, क्या ये 60,000 भी लैप्स होंगे क्या? नहीं, ये इस 60,000 का पहला साल है, अभी उसके पास 1 साल और बाकी है, तो 60,000 को क्या कर देंगे, अभी भी कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। पेमेंट कितना करेंगे, वापस से आ जाओ, मिनिमम और एक्चुअल में से जो भी ज्यादा हो, ज्यादा है 1,87,500, तो 1,87,500 माइनस 1,50,000, 187 ज्यादा थे, लेकिन जब भी एक्चुअल ज्यादा होता है तो रिकूपमेंट को एडजस्ट करने के बाद, तो यहां भी अमाउंट कितना बचेगा, 1,50,000। 187,500 माइनस 35,500 का रिकूपमेंट, तो अमाउंट आ जाएगा 1,50,000। चौथे साल चेक करते हैं, यहां पे ना तो कोई एक्सेस वर्किंग है क्योंकि ये दोनों बराबर है, ना ही कोई शॉर्ट वर्किंग है, तो रिकूपमेंट कितना होगा, रिकूपमेंट होगा नील। अब बेटा देखो, इस 60,000 के भी 2 साल पूरे हो गए, 2 साल पूरे हो गए, तो इसको आगे नहीं लेके जा सकते, तो ये 60,000 भी क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। कैरी फॉरवर्ड क्या होगा, अब कुछ बचा ही नहीं, तो कैरी फॉरवर्ड में आ जाएगा नील। पेमेंट कितना होगा, 1,50,000, 1,50,000, ये लीजिए साहब। फिर आगे हम 2010-11 में एक्सेस वर्किंग आई है 2,25,000 की, पहले कहां थी आप? अब बेटा एक्सेस वर्किंग तो है, लेकिन रिकूप करने के लिए कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है। किसको रिकूप करें, कुछ है ही नहीं। किसको लैप्स करें, कुछ है ही नहीं। किसको कैरी फॉरवर्ड करें, कैरी फॉरवर्ड करने के लिए भी कुछ नहीं है, तो पेमेंट कितना करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा 3,75,000, 3,75,000। अगले साल स्ट्राइक होने के बाद भी एक्सेस वर्किंग आ गई 22,500, तो हम क्या करें, हमारे पास तो रिकूपमेंट के लिए कुछ भी नहीं है, लैप्स करने के लिए भी नहीं है। पेमेंट कितना करें, 1,12,500, कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं होगा। दिस इज स्टेटमेंट ऑफ रॉयल्टी। ये लीजिए आपके लिए एक कलरफुल स्टेटमेंट ऑफ रॉयल्टी। हाँ सृष्टि, कलरफुल है ना, अच्छा लग रहा है। ओके चलिए, अब बेटा इन सब की अकाउंटिंग भी समझनी पड़ेगी, इन सब की अकाउंटिंग भी समझनी पड़ेगी। क्वेश्चन कैसा भी हो, अकाउंटिंग हमेशा सेम रहेगी, हर साल में सेम रहेगी।
3 एंट्रियां तो ऐसी है बेटा जो हर साल होगी, और 2 एंट्रियां कभी हो सकती है कभी ना हो। चलिए साहब, सबसे पहले समझते हैं हटा दो स्टेटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बुक्स ऑफ लेसी। लेसी लेसी की बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं, मतलब जिसको रॉयल्टी पे करनी है। सबसे मैं पहले मैं ले लेता हूं केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या है? व्हेन एक्चुअल रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट। जब एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम हो, जब एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम हो, तब क्या करेंगे? केस नंबर 1 बुक्स ऑफ लेसी, एंट्री नंबर 1, पहली एंट्री, व्हेन आप लिख दो रिकॉर्डिंग ऑफ एक्चुअल रॉयल्टी। बेटा लेसी के लिए रॉयल्टी इनकम है या एक्सपेंस है? लेसी के लिए रॉयल्टी इनकम है या उसके लिए रॉयल्टी एक्सपेंस है? उसके लिए रॉयल्टी एक एक्सपेंस है। तो एंट्री क्या होगी? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। अमाउंट में क्या आएगा? अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अमाउंट में आएगा एक्चुअल रॉयल्टी। सर ये कहां मिलेगा? मैंने कहा टेबल में लिखा था ना आपने एक्चुअल रॉयल्टी, वहीं पे मिलेगा। ठीक है साहब, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे टू लैंडलॉर्ड। लेकिन बेटा अगर एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है तो लैंडलॉर्ड आपसे मिनिमम रेंट लेगा या एक्चुअल रॉयल्टी लेगा? वो तो कहेगा मुझे तो मेरा मिनिमम रेंट चाहिए, तो वो आपसे लेगा मिनिमम रेंट। तो सर ये एंट्री तो मैच ही नहीं हो रही। मैंने कहा बिल्कुल। तो इस टाइम मिनिमम रेंट और एक्चुअल रॉयल्टी का डिफरेंस क्या कहलाता है? मिनिमम रेंट और एक्चुअल रॉयल्टी का डिफरेंस कहलाता है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट। सर अमाउंट कौन सा आएगा? मैंने कहा शॉर्ट वर्किंग। ये भी आपने टेबल में निकाल रखा होता है। तो दैट इज योर एंट्री नंबर 1। एंट्री नंबर 2, सेकेंड एंट्री कौन सी होगी? रॉयल्टी रिकॉर्ड होगी। एंट्री नंबर 2, पेमेंट ऑफ रॉयल्टी। रॉयल्टी का पेमेंट करने की एंट्री। एंट्री क्या होगी?
लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट। अमाउंट में क्या आएगा? अमाउंट में आएगा वो आपसे लेगा मिनिमम रेंट, क्योंकि मिनिमम और एक्चुअल में जो भी हायर होता है, और अगर मिनिमम रेंट हायर है तो वो आपसे लेगा मिनिमम रेंट। एंट्री नंबर थर्ड। एंट्री नंबर थर्ड क्या है? एंट्री नंबर थर्ड है, एंट्री नंबर थर्ड है ट्रांसफर ऑफ रॉयल्टी टू पी एंड एल अकाउंट। रॉयल्टी के खर्चे को पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री। रॉयल्टी के खर्चे को पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री। क्या एंट्री होगी? रॉयल्टी का खर्चा है तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। अमाउंट में क्या आएगा? अमाउंट में आएगा एक्चुअल रॉयल्टी। अब चेक कीजिए, रॉयल्टी का अकाउंट क्लोज हो गया, लैंडलॉर्ड का अकाउंट क्लोज हो गया, बैंक से पैसा चला गया, पी एंड एल में खर्चा आ गया, और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का बैलेंस बचा हुआ पड़ा है। शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस क्या हो जाता है? कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। अब हम चले गए बेटा केस नंबर 2, ईयर नंबर 2। सेम ईयर नंबर 2, उसी की बुक्स में काम कर रहे हैं। केस नंबर 2, when actual royalty is more than minimum rent। जब एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा हो, जब एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेट से, अरे बेटा क्या पता कोई एंट्री पूछ ले, तो क्या पता कोई एक एंट्री पूछ ले, इसीलिए एंट्री बता रहा हूं, अकाउंट नहीं बता रहा। हम अकाउंट नहीं बना रहे हैं, क्या पता कोई एंट्री पूछ ले हमसे, ठीक है। अकाउंट तो बनाने की नीड नहीं है हमारी एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से, लेकिन क्या पता कोई एंट्री हमसे पूछ ले। व्हेन एक्चुअल रेंट इज मोर देन मिनिमम रेंट। अब केस 2 मतलब ये हो गया एक्सेस वर्किंग वाला केस। तो एंट्री नंबर 1 वही सेम, रिकॉर्डिंग ऑफ रॉयल्टी, रॉयल्टी को रिकॉर्ड करने की एंट्री। एंट्री क्या होगी? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। एक बात बताइए, इस बार रॉयल्टी में कौन सा अमाउंट आएगा? एक्चुअल रॉयल्टी। और जब एक्चुअल रॉयल्टी ज्यादा है तो लैंडलॉर्ड भी आपसे क्या लेगा? वो भी कहेगा एक्चुअल रॉयल्टी। तो इसमें कोई भी शॉर्ट वर्किंग नहीं आएगी, लेकिन एक्सेस वर्किंग तो आ सकती है। अगर आई हो तो अगर एक्सेस वर्किंग आई हो तो हम क्या करेंगे? एक्सेस वर्किंग आ गई हो तो पेमेंट करने से पहले रिकूपमेंट कर देंगे शॉर्ट वर्किंग का, इफ एनी। अगर कोई रिकूपमेंट करने वाली सिचुएशन है तो एंट्री क्या हो जाएगी? लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग। SW का मतलब मैं थोड़ा सा ऐसा लिख देता हूं, टू शॉर्ट वर्किंग। अमाउंट में कौन सा अमाउंट आएगा? आपको यहां अमाउंट ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपने टेबल में बना रखा है।
यहां आएगा रिकूपमेंट का अमाउंट, मतलब जितना एडजस्टमेंट कर दिया। एंट्री नंबर 3, पेमेंट ऑफ रॉयल्टी। सेम एंट्री, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन बैंक अकाउंट। अमाउंट में लिखेंगे रॉयल्टी पेबल, जिस कॉलम में पेबल वाली अमाउंट थी, ठीक है, उस कॉलम में से ढूंढ के लिख देंगे। एंट्री नंबर 4, लैप्स ऑफ शॉर्ट वर्किंग। अगर कोई शॉर्ट वर्किंग लैप्स हो रही हो, इफ एनी, जरूरी नहीं है ना शॉर्ट वर्किंग लैप्स हो, इफ एनी, एंट्री क्या हो जाएगी? लैप्स मतलब खत्म, हमारा एक खर्च एसेट थी वो खत्म, तो एंट्री क्या हो जाएगी? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग। अमाउंट में कौन सा अमाउंट आएगा? लैप्स का अमाउंट। एंट्री नंबर 5, ट्रांसफर ऑफ रॉयल्टी टू पी एंड एल अकाउंट। रॉयल्टी को पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री, वही पहले वाली, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। हेलो, हाँ 5 मिनट और, ठीक। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू, सॉरी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। क्लियर है बेटा सभी को? आई थिंक ये एंट्री सभी को क्लियर है। आपका पहले किया हुआ भी था, अब ये एंट्रियां। तो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है टेबल बनाना। ये एंट्री किसकी बुक्स में थी? ये लेसी की बुक में। देखिए बेटा, 3 एंट्री तो हमेशा होनी है, ये तीनों पहले साल भी हो रही है और ये तीनों दूसरे साल भी हो रही है। ये 2 एंट्री, अगर आपकी टेबल में रिकूपमेंट आया है तो ये वाली कर दीजिए, अगर आपकी टेबल में उस साल में लैप्स वाला अमाउंट है तो ये एंट्री कर दीजिए। ये 3 तो हर साल होगी। एक्चुअल रॉयल्टी मतलब रॉयल्टी रिकॉर्ड करना, रॉयल्टी का पेमेंट करना और पीएनएल में ट्रांसफर करना, ये 3 तो हर साल होगी। अगर रिकूपमेंट आए तो ये वाली हो जाएगी और लैप्स आए तो ये वाली हो जाएगी। इन 5 चीजों के अलावा कभी कुछ नहीं आ सकता। क्लियर है? टेबल का फॉर्मेट मैंने आपको पूरा समझा दिया है, टेबल का फॉर्मेट मैंने पूरा समझा दिया है। लैंडलॉर्ड की एंट्रियां मैं आपको कल बताऊंगा। आप क्वेश्चन नंबर 2 और 4 और 5 की टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5, 3 में टेबल दे नहीं रखी है। क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5 की टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। बन जाती है ठीक है, वरना हम क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5 की टेबल आएंगे कल की क्लास में और हमारे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, चलिए बेटा, बाय बाय, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।